सुप्रभात बच्चों, मैं विपिन बिहारी पांडे सुमंत मिश्रा ऑफिशियल पेज पर आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लेके आए हैं इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर विथ गेस पेपर जो चुनिंदा प्रश्नों से सजा हुआ है। आइए हम देखते हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड क और खंड ख, जैसा कि हमने लिख दिया है। तो पहले वाला जो है MCQ है, उसका पहला प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। जैसे कि इसमें भी ऑप्शन आपका 4 देगा, एक जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको ट्रिक करना है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे, इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ख है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, मतलब जो सबसे पहले जो उपन्यास माना जाता है उसका आंसर है परीक्षा गुरु। श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु, उन्हीं का यह उपन्यास है। ग है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सरस्वती पत्रिका का अगर प्रथम संपादक पूछता है तब तो श्याम सुंदर दास इसका राइट आंसर है। अगर प्रश्न यह पूछे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रथम न पूछे तब आपको लगाना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। इसमें लोग कुछ बच्चे मिस कर जाते हैं यह कि भाई हम महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं कि श्याम सुंदर दास लिखे हैं। तो इसमें समझना यह है कि अगर पूछेगा प्रथम संपादक तब आप श्याम सुंदर दास लिखिए। अगर पूछे केवल सरस्वती पत्रिका के संपादक तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखिए। अच्छा, घ है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। इसमें विधा पूछ रहा है। जैसे कि हमने बताया है कि भाई विधा भाई गद्य है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, डायरी है, जीवनी है, सब गद्य के विधाएं हैं। तो विधा से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे में क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका रचना विधा है आत्मकथा। ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। अच्छा, अंग ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। भाई तो प्रसिद्ध है, ध्रुव स्वामी को कौन नहीं जानता। जयशंकर प्रसाद नाटककार थे, नाटक की दुनिया में इनकी बहुत ख्याति प्राप्त है। जिस प्रकार से उपन्यास के बारे में मुंशी प्रेमचंद्र जी उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, वैसे ही जयशंकर प्रसाद नाटककार और कहानीकार दोनों क्षेत्रों में इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो इसका आंसर होगा ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। अच्छा, अब प्रश्न दूसरा क्या क है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अब देखिए इसमें विद्वानों में कई मत है। कुछ लोग कई विद्वान लोग कई तरीके से अपने मत देते हैं, लेकिन अभी तक जो सर्वमान्य निकल के उत्तर आया है उसमें सरहप्पा को ही माना गया है। दूसरा ख है तारसप्तक का प्रकाशन हुआ, मतलब कब हुआ। तो तारसप्तक देखिए एक प्रश्न तारसप्तक जरूर देगा बाबू, क्योंकि तारसप्तक अगे जी के आगमन से शुरू होता है। सजदानंद हीरानंद बादशाहन अगे, तो अगे जी के आने से ही तारसप्तक का शुरुआत होता है। और 1943 इसका आंसर है 1943 ईस्वी। तो मान लो प्रथम तारसप्तक, द्वितीय तारसप्तक, इस तरह से एक करके प्रश्न जरूर पूछेगा तारसप्तक से। तो आप लोग तारसप्तक से एक प्रश्न जरूर देखिएगा। जहाँ तक हमारे समझ से हमने देखा है कि यही प्रश्न आवश्यक है, तो इसको लिए हैं। तो इसका आंसर है प्रथम तारसप्तक का 1943 ईस्वी। ग है हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है। हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है। वही मैंने कृति माना रचना, तो कृति या रचना या लेखक जो भी पूछे बात एक ही हुआ, ये भी समझना पड़ेगा आपको। इसका आंसर है अगे। जैसे अगे इनका उपनाम है, पूरा इनका नाम है सजदानंद हीरानंद
बात से आयन अगेन। वह है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। अब उसमें नाम कोई देगा, मान लो आचार्य गेयर्सन दे देगा, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिया, रामचंद्र शुक्ल दे दिया, लेकिन इसको सबसे पहले व्यवस्थित तरीके में लिखने का काम गारसा दौतासी, जो फ्रेंच विद्वान हैं, गारसा दौतासी के द्वारा ही मतलब इसको लिखा गया, सिस्टमेटिक तरीका से लिखा गया हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। बाकी के सब विद्वान लोग तो अपना लिखे हैं बाद में। भारतीय जो विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, इनका भी फेमस है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन सर्वप्रथम लिखने वाले जो बढ़िया सिस्टमेटिक तरीका से लिखे, क्रमिक तरीका से लिखे, तो उसमें हैं गारसा दौतासी। जैसे मान लो एक और आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया। तो उन लोगों ने अपने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में 5000 लेखकों कवियों का जिक्र किया है, तो मिश्र बंधु विनोद के नाम से है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई कृत है, अर्थात चंद्रबरदाई जी ने इसको लिखा है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन से आधारित पूरी कहानी है, पृथ्वीराज रासो। तो ये आपका हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद जो 10 नंबर का है, इसके बाद आते हैं गद्यात्मक प्रश्न पर। तो इसमें आपका पहला हमने लिया है साहित्य कला नृत्य गीत डॉट करके आनंदित होता है। साहित्य कला नृत्य गीत फिर खाली स्थान है, तो उसमें आनंदित होता है। अब ये है राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। दूसरा लिया है हमने रमणीयता और नित्य नूतनता डॉट मुहावरों को ग्रहण कर सकें। ये तो हमको लगता है कि ये आ रहा है, ये बहुत बार पूछता है, रमणीयता और नित्य नूतनता। ध्यान दीजिएगा, ये भाषा और आधुनिकता पाठ का है, इसका संदर्भ होगा भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। और भाषा और आधुनिकता में से भी ज़्यादा पूछता है। अब शुरू के अगर 2 चैप्टर गद्य का, खास करके राष्ट्र का स्वरूप और भाषा और आधुनिकता को विधिवत आप देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसमें मिलने की संभावना रहते हैं। तीसरा है निंदा का उद्गम ही हीनता डॉट करके मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा का उद्गम ही हीनता डॉट करके दिया है, मनुष्यों को उनसे ईर्ष्या होती है। ये आपका है निंदा रस हरिशंकर परसाई, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। चौथा है रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को डॉट करके उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को मतलब महामानव समुद्र कहा है, उसमें और है आगे फिर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। यह अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इनका फेमस रचना है, इसमें से बहुत बार पूछता है। इस पाठ को भी आप थोड़ा विधिवत एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए इसमें व्याख्या में बहुत दिक्कत नहीं है, व्याख्या करना इसका आसान है गद्य का, बस दिमाग लगाने की जरूरत यही है। इसका संदर्भ, अगर आप इसका संदर्भ सही लिख देते हैं, लेखक और पाठ का नाम, तो एग्जामिनर ये समझ लेता है कि ये लड़का पढ़ा है
और इसका पकड़ ठीक है। आप व्याख्या सही लिखे, उत्तर भी आप सही लिखे, लेकिन आपका संदर्भ अगर गलत हो जाता है तो थोड़ा एग्जामिनर उसे ये लगता है कि यह मतलब इसको पता है नहीं, ये स्टडी नहीं किया है। तो हर हाल में संदर्भ सही होने चाहिए। ये हो गया गद्य से। अब अगला प्रश्न देगा जो चौथा करके रहेगा पद्य, वो भी 10 नंबर का होगा। उसमें भी संदर्भ पहचान करना है, व्याख्या करना है, उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर देने हैं। इसमें पहले हमने लिया है मेरे प्यारे जलद से कंज डाट 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 वहां ना जा विश्राम लेना। हम अब पढ़ाएंगे भी आपको अगले वीडियो में। अब चूंकि समय का ख्याल हम करते हुए सोच रहे हैं कि मतलब पूरा पहले जो 6 नंबर का आपका जो पूर्णांक है इसको हम कम समय में पूरे प्रश्न को हम बता दें आपको। ये है प्रश्न हमने लिया है, इसको चयन किया है, आप इसको पहले जान लीजिए कम समयों में ही, और तब जितना ये पद्य है या संस्कृत है इसको हम पढ़ाएंगे जो हम चयन किए हैं उसका। तो ये है पवन दूतिका से, इसको हमने लिया है पवन दूतिका से। क्योंकि राधा जी ने पवन के माध्यम से, मैंने पवन को दूत बना करके और अपने संदेश को श्री कृष्ण जी के पास भिजवा रही हैं। भाई पहले के ज़माने में तोता संदेश लेके जाते थे, जो नागमती ने भिजवाई, और पवन दूत बन जाते थे। मेघ, कालिदास ने मेघ को बना दिया मेघदूत, मेघ को, बादल को दूत बना दिए। ये सब प्रकृति चीजें हैं। तो ये पहला है मेरे प्यारे नौ जलद से कंज वाले, या फिर डाट डाट करके वहाँ न जा विश्राम लेना। ये पवन दूतिका का है, हरिऔध जी का है। इसका पूरा नाम है इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा हमने लिया है बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट डूबो रही। डाट 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 करके आंखों में भरे बिहागरी। इसको आप टिक लगाइएगा अपने किताब से। यह गीत शीर्षक से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी का है। इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा है मसृण गांधार देश के, मसृण गांधार देश के नील सुकुमार डाट 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 करके दिखाई देता हो छविधाम। यह कविता श्रद्धा मनु संवाद में का है, श्रद्धा मनु इसका शीर्षक है। इसके रचयिता भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। चौथा है ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार करता मुझको अमरत्व दान। अंतिम लाइन है, इसको ये पहचानना आसान है एकदम। नौका, नौका विहार सुमित्रानंद पंत जी का है। अब यह कविता आ जाए तो पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, नौका विहार वाला पाठ वही एक है ही। तो ये सुमित्रानंद पंत का है। पांचवा है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, डाट डाट तीखी है बड़ी यह धार। ये रामधारी सिंह दिनकर का है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं और शीर्षक है आपका अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य में क्या है, दिनकर ने विज्ञान के माध्यम से बताने का काम किया है कि जो विज्ञान है
ये मनुष्य के हाथों में अद्भुत शक्ति दे रहा है। आज तो हमारे सारे काम विज्ञान पर ही आधारित हो गए हैं। लेकिन एक बात ख्याल करिए बच्चों, और इस विज्ञान के चमत्कार को, विज्ञान के आविष्कार को अगर हम इसको सदुपयोग नहीं किए, सृजनात्मक कार्यों में प्रयोग नहीं किए, तो हमें बहुत ही नुकसान प्रदान करेगा। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि इसका हम प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 5वां। ये आपका 5 नंबर का भी होगा। ये लेखक के साहित्यिक परिचय और उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। जैसे कि मान लीजिए हाई स्कूल तक तो आपका जीवन परिचय देता था और रचनाएं देता था, और इंटरमीडिएट में आपका साहित्यिक परिचय देगा। कभी कभी जीवन परिचय भी पूछ लेता है, लेकिन इसके बहुत कम चांस रहते हैं। मतलब समझो 10% चांस है कि जीवन परिचय पूछे, रचनाएं पूछे। मतलब ज़्यादातर साहित्यिक परिचय ही पूछ रहा है। अब साहित्यिक परिचय में अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब जिस प्रकार से आप जीवन परिचय में फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जन्म कब हुआ था, क्या उनका शिक्षा दीक्षा हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुआ, कब उनका शादी हुआ, तो यह जीवन परिचय हो जाता है। तो साहित्यिक परिचय में मैं आपसे इस पर विशेष भी मैं बाद में आपका फोकस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि साहित्यिक परिचय में आपका यह ख्याल रहे किसी भी कवि का या लेखक का लिखने के लिए कि वो साहित्य क्षेत्र में कैसे आए, और साहित्य क्षेत्र में जब आए, मतलब कविता कर्म के क्षेत्र में आए, तो किन किन लोगों से उनकी भेंट हुई और कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाओं को इन्होंने लिखा। मतलब साहित्य में आने का उनका श्रेय किसके द्वारा और क्या है, किस पुस्तक के माध्यम से, किस रचना के माध्यम से उनका नाम साहित्य क्षेत्र में जाने लगा। ये साहित्यिक परिचय का आपकी विशेषता होगा। तो आइए, ऐसे में हम लिए हैं 3 लेखकों का। पहले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और तीसरे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब बताइए, कम से कम 3 तो आपको याद करना पड़ेगा। अब 3 भी साहित्यिक परिचय नहीं याद करेंगे तो क्या कर पाएंगे। और मान लीजिए अब कोई इतना भी नहीं याद करना चाहता है तो कम से कम 2 तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो शुरू के वासुदेव शरण अग्रवाल, जी सुंदर रेड्डी के कम से कम याद करिए, लेकिन 3 ज़्यादा नहीं है, कम है, कुछ तो याद करना पड़ेगा बाबू आपको। और उनके लिए और फायदेमंद हो रहा है जो पूरे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्लास नहीं करते हैं। ठीक है, सब लोगों की दशाएं एक प्रकार नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी किन्हीं कार्यों में फंसा होता है या उसी परिस्थितियां नहीं हो पाती हैं तो क्लास नहीं कर पाता, मैं मान रहा हूं। तो उसके लिए यह वीडियो लाभप्रद होगा। और उसके लिए हम एक और भी काम करेंगे हम लोग। भाई आप तो जानते हैं ना कि हमारे छोटे भाई सुमंत मिश्रा के प्रोत्साहन से, उनके प्रेरणा से मानिए कि ये हम वीडियो बनाने के काम किए। क्योंकि वही कहे सर जी आप इतना दिन से पढ़ाते हैं तो कुछ अपने अनुभव को साझा कीजिए, जरा बच्चों को लाभ मिले। क्योंकि यहाँ पढ़ा रहे हैं तो केवल अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और थोड़ा आप यूट्यूब या आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो कम से कम और भी जो बच्चे उनको लाभ मिलेगा। और सर और तो वही चीज़ उनके कहने से ही हम कहे कि ठीक है आप कह रहे हैं तो हम ऐसा काम करेंगे। क्योंकि मैं जो कुछ भी अनुभव रखता हूँ, अब मान लीजिए हम लोग तो उतने बड़े नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि नदियाँ याद आती हैं सूख जाने के बाद, नदियाँ याद आती हैं सूख जाने के बाद, और पांडे सर भी याद आएंगे पेपर हो जाने के बाद। तो अब ज़्यादा कुछ ना हम कहेंगे, भगवान आपका उज्जवल भविष्य करें, आप आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही थी लेखकों की, तो वासुदेव शरण अग्रवाल और जी सुंदर रेड्डी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये 3 का विशेष देख लीजिएगा। आप पढ़िए सब, मगर जो हमने गेस करवाया इसको खास तौर से देखिए। अगला है एक क करके देगा और ख, इसमें कवि होंगे और उन कवियों का साहित्यिक परिचय और रचनाएं।
तो ये भी 5 नंबर का ही होगा। अब जिसमें पहले हमने लिया है मैथिली शरण गुप्त को कवियों में, दूसरे में सुमित्रा नंदन पंत और तीसरे में रामधारी सिंह दिनकर। अब बात एक ये है कि इंटरमीडिएट जो सेकेंड ईयर है उसमें सब आधुनिक काल के कवियों को रखा गया है और भक्ति काल और रीति काल के कवियों को फर्स्ट ईयर में कर दिए हैं सब। तो एक तो सबसे विशेषता यह है कि आप इनकी जो भी रचनाएं हैं सब वो खड़ी बोली में हैं। तो आप मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर 3 का याद करिए। और जो कुछ भी नहीं याद कर पाएंगे, थोड़ा चाहते हैं कि एकदम कम से कम, तो भाई कम से कम तो एक भी तो याद करना पड़ेगा ना, 1-2 तो याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका कहानी से। कहानी से आएगा, अभी 5 नंबर का होगा। तो हमने पेपर देखा है, बड़ा सोच समझ के तो बनाया गया है इसको। अब इस बार चांस है कि लाटी अथवा बहादुर कहानी का सारांश। मान लो इस दोनों में से कोई एक लिखना होगा, 1 नंबर का होगा। और सारांश के आधार पर सारांश भी देगा, और कभी ऐसा भी करता है ना कि सारांश लिखिए या फिर एक का चरित्र चित्रण कीजिए। इस कहानी के जो पात्र हैं, इसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना होगा। तो प्रश्न मतलब 2 देगा और इसमें आपको 1 करना होगा। जो आपको आसान लगे, सारांश आसान लगे तो सारांश लिख दीजिए, चाहे किन्हीं पात्रों का चरित्र चित्रण दे तो वह पात्र का चरित्र चित्रण लिख दीजिए। तो चरित्र चित्रण मतलब ये होता है कि उस पात्र का प्रमुख चरित्र की विशेषताएं को याद करना पड़ेगा, तो कम से कम 3-4 हेडिंग तो उसके तहत लिखना पड़ता है, तो थोड़ा हेडिंग याद करना पड़ेगा। और सारांश में यही होता है कि आप थोड़ा भी एक बार भी कहानी पढ़ लिए हैं तो उस कहानी को आप लिख देंगे थोड़ा, तो काम बन जाता है। तो चरित्र चित्रण की अपेक्षा आपका सारांश ही आसान होता है। 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब आइए इसमें, अब पूरा उत्तर प्रदेश में अब मान लो कहीं मुक्ति जग चलता है, कहीं सत्य की जीत है, और अपने क्षेत्र में तो मतलब देवरिया गोरखपुर में इधर तो रश्मि रथी है, तो कहीं त्यागपति है, श्रवण कुमार है। लेकिन आपको बस इतना देखना है कि हम जो पढ़े हैं तो अपने इधर क्षेत्र के लोगों को, और रश्मि रथी जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मि रथी, उसी रश्मि रथी के आधार पर आपके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर आप देखेंगे कि इसमें भी 2 प्रश्न देगा, 5 नंबर का भी होगा, 2 प्रश्न देगा। उसमें किसी आपको 1 करना होगा, 2 में से 1 ही करना है। ठीक वही हाल है कहानी की जैसे। आप तो इसका, ये तो रश्मि रथी स्वर्ग में रहता है, तो मान लीजिए पूछ लेगा प्रथम स्वर्ग की कहानी लिखिए, या द्वितीय स्वर्ग की लिखिए, या तृतीय स्वर्ग की लिखिए। ज़्यादातर तृतीय स्वर्ग आने की चांस है इस बार, तो तृतीय स्वर्ग आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे आप सब एक बार पढ़ लीजिए, अरे पढ़ने में क्या जाता है, आप पढ़ लेंगे, दिमाग में रहेगा। और मान लीजिए कि कहीं आप हमने गेस करवा दिया तृतीय स्वर्ग की कहानी लिखने के लिए, आप पेपर में आ गया द्वितीय स्वर्ग, या आ गया चतुर्थ स्वर्ग, या आ गया सारांश, तो आप सोचोगे कि भाई हमने तो पूरा पढ़ा नहीं है। अरे पढ़ा नहीं है, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, याद आए तो पूरा सही का सही लिखिए, नहीं याद आ रहा है तो कुछ ही स्वर्ग की कहानी, अरे करने का ना चित्र लिखना है, करने के बारे में ना लिखना है, तो कोई कहानी को उसमें भर दीजिए। क्योंकि एग्जामिनर को भाई सही चाहिए, ये तो सही है, लेकिन उससे भी सही यह है कि कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। अब आप सही के चक्कर में गलत लिखे ही नहीं, कुछ लिखे ही नहीं, कथा कहानी लिखे ही नहीं, तो नंबर किस पर देगा? सदा पन्ना पर थोड़ा देगा भाई, कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब आजकल तो ऐसा हो गया है
कि मैथ के जैसे नंबर हिंदी में या सोशल साइंस में सब में मिल रहे हैं, आधा सही तो आधा ही नंबर मिल जाएगा, आधा गलत तो आधा छोड़ दिया, काट दिया, मतलब कोई बात नहीं। बस एक प्रश्न आ रहा है 5 नंबर का 6 नंबर का, तो उसमें अगर आपने आधा सही लिखा तो 4 नंबर का है, 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्न आ रहा है मैथ के जैसे। जैसे मैथ में होता है कि अगर आधा सवाल सही है तो उसका कम से कम आधा नंबर मिल जाएगा, आंसर सही है तो सवाल हल करने का तरीका आपका थोड़ा गलत ही है, आंसर आपका सही है तो भी आधा नंबर मिल जाएगा। जैसे हमने सुना है, मैथ के बारे में तो हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा हम समझ रहे हैं ऐसा होता है। तो भाई बोर्ड ने तो बच्चों के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं चेंज कर दिया, आजकल नंबर लेना बहुत आसान हो गया है। अब ये नहीं कि आंसर गलत आएगा, सवाल हल कर रहे हैं, कोई फिजिक्स या जिसका भी हो, मैथ का हो, और सब सही बनाते बनाते गए, अंत में आंसर सही आ गया तो पूरा का पूरा मैथ बेकार हुआ, ऐसा बात नहीं है। जहाँ तक सही होगा वहाँ तक नंबर मिलेगा, यह बात है। तो आप सारांश को याद कर लीजिए, दिमाग में आ जाए तृतीय सर्ग तो एकदम लिखिए, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो भी याद आ रहा है उनसे संबंधित कहानी को उसको लिख डालिए, जरूर लिखिए। और वैसे तो इसमें एक प्रश्न और ज़्यादा पूछता है, जो हर साल पूछता है, 19% वो प्रश्न आता है, बस कर्ण का चरित्र। भाई एकदम कन्फर्म याद कर लीजिए इसको, कर्ण का चरित्र इसमें महत्वपूर्ण है। पात्र तो और हैं, अब जैसे मान लीजिए कि कुंती हैं, कृष्ण हैं, लेकिन इन पात्रों का थोड़ा कम फोकस करता है, ज़्यादातर कर्ण का ही करता है। तो कर्ण का चरित्र याद कर लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं हम संस्कृत की दुनिया में। तो संस्कृत में 7 नंबर का प्रश्न होगा, गद्यांश। अब वो गद्यांश देगा, उसमें आपको पहचान करना पड़ेगा। इसमें भी संदर्भ आपको लिखना है, रेफरेंस 2 नंबर संदर्भ के लिए, और 5 नंबर आपका रहेगा उसका अनुवाद लिखने के लिए। तो हाँ, अब इसमें आप मत सोचिएगा संदर्भ लिखने में सर पाठ का नाम, लेखक का नाम, इसमें लेखक का नाम और कवि का नाम नहीं लिखना है, बस पाठ पहचान कर लेना है। मैं आपसे एक बात बताऊं, पाठ पहचान करने में आप 2 तरीका अपनाइएगा, कि तो अपने दिमाग से पूरा ठीक ठीक सोच समझ के लिखिएगा। अगर आपको ये लगे कि हम इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं पाठ के नाम लिखने में या संदर्भ लिखने में, तो रुक जाइए, भले कहीं हो सके कहीं कोई कृपालु सर जी, दयालु सर जी आ जाएं कुछ बता दें कम से कम पाठ के नाम, तो काम बन जाएगा। या अगल बगल कोई बच्चा है तो बता दे तो अच्छा रहेगा। मतलब गलत मत लिखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि संदर्भ आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब अनुवाद है अंदर, उसमें एक लाइन इधर उधर चलेगा बीच में तो वो सब समझ में आता है, लेकिन अब संदर्भ है। ऐसा मान लो कि बच्चे से बोला तुम्हारा पिता का क्या नाम है, तो कहा पिता का क्या नाम बा, इसका मतलब क्या होगा कि बापे का नाम नहीं जानता है तो क्या और सब क्या जानेगा। तो माँ बाप का नाम, गांव का नाम समझिए, ये संदर्भ है, तो यह एकदम ठीक होना चाहिए। आप पूरा कन्फर्म करके भरसक लिखिएगा। तो अब आ जाइए, इसमें है संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि डैट 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 करके दिव्या गिर्वाण भारती इति। यह लिया है संस्कृत भाषाया महत्वम, पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम। ये पाठ से बहुत पूछता है, इस पाठ को विधिवत आप देख लीजिएगा, और इस पाठ को हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ा भी देंगे। इस पाठ को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इस वीडियो के बाद। दूसरा है महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य डाट 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 प्रांग विवाह कर्म कर्तुम आरभत। भाई इसमें तो नाम से आप पहचान लिए होंगे, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में दिया है। इसको हमने लिया है महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य प्रांग विवाह कर्तुम आरभत। तीसरा है, हाँ इसमें से खूब पूछता है जी, जातक कथा से। जातक कथा इसमें लिया अतीत प्रथम कल्पे जना, अतीत प्रथम कल्पे जना डाट 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 करके अयम नो रोचते इत्यमोचत। ये जातक कथा से लिया गया है। भाई एक नृत्य जातकम है उसमें, एक उलूक जातकम है। अब इसकी कहानी को हम पूरा आपको समझाएंगे।
जातक कथा से लिया गया है। बहुत पहले पक्षियों ने भी एक मीटिंग बुलाया और कहा कि भाई सब लोगों में राजा हो गए हैं, एक हम पक्षियों में कोई राजा नहीं हुआ है और बिना राजा का ये राज्य अच्छा नहीं लगता है। इसकी कहानी सारांश है, अच्छा नहीं लगता है। तो सब लोग भाई मिल करके एक मीटिंग किए और कहा कि फिर ठीक है किसको राजा बनाया जाए। तो सब पक्षी बैठे हुए थे, भाई उसमें एक उल्लू था, तो सोचा कि मैं ही राजा बन जाता तो बड़ा अच्छा होता। तब तक कुछ पक्षियों जो थे वो कहे कि अरे भाई अभी राजा नहीं बना है तो इसका मुंह देखिए कैसे है, राजा बन जाएगा तब इसका दशा कैसा होगा। ऐसा अगर अमूमन आप लोग गाँव में सुनते लोग कहते हैं अरे भाई अभी प्रधान नहीं बने हैं, विधायक नहीं बने, तो इस तरह से व्यवहार करते हैं। अभी बन जाएंगे तो कौन दशा करेंगे। तो इस कहने का मतलब ये पाठ से ये भी हमको शिक्षा मिल रहा है कि आदमी को पहले से ही हाव भाव आचरण विचार कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि लोगों को विश्वास लगे, जमे कि हाँ ये आदमी इस पात्र के लायक है, इसके लायक है। अब एक ही बार पात्रता नहीं आएगा, एक कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाला है कि एक ही बार हमको लोग कहें, लोग लगेंगे कहने कि हाँ बहुत आप सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवहारिक हैं। इसको बनाना पड़ता है क्योंकि आचरण ऊंचे कलश वाला मंदिर है, एक सुक्ति है, ये आचरण ऊंचे कलश वाला मंदिर है, अर्थात इसको बनाने में 1-2 दिन नहीं जीवन लग जाते हैं। आचरण विचार रहन संस्कार बनाने में जीवन लग जाते हैं, बनाने में लग जाएगा जीवन, अब बिगाड़ने में 1 मिनट में ऐसा कुछ बोल देंगे सारा बना बनाया हमारा इज्जत प्रतिष्ठा चला जाएगा। इसलिए आचरण विचार बनाइए, आप सभ्य बनिए, सशक्त बनिए, आगे बढ़िए। तो ये आपका हो गया जातक कथा से। अगला है पद्यांश, मतलब कि वो श्लोक देगा। ये तो गद्य से हो गया, संस्कृत गद्य से। अब पद से, तो पद से एक पाठ आपसे बताएं जो सुभाषित रत्नानी नामक दिया है। सुभाषित रत्नानी, देखिए हम लोग बहुत सौभाग्य है कि जो हमारे विद्वान लोग हैं, हमारे ऋषि महर्षि हैं, ऐसे ऐसे सूक्तियों को श्लोकबद्ध कर दिए हैं जिसके लिए हमें कुछ बहुत करना नहीं है। केवल वह पढ़ करके अगर जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला लिए हैं सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनम कुतो सुखम। अंतिम है विद्यार्थी वा तजेत सुखम, अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अगर इसको सुख चाहिए फिर विद्या छोड़ दो, और विद्या चाहिए तो सुख छोड़ दो। भाई दोनों काम तो एक साथ नहीं होगा कि हंसते भी रहें गाल फुलाते भी रहें, दोनों काम नहीं होगा। भाई पढ़ाई एक तपस्या है, साधना है, तो साधना कर लीजिए। जीवन में सारे सुख मिलेंगे बाबू, सब कुछ मिलेगा। 25 वर्षों तक आप पढ़ाई करिए। अब जो सरकार ने जो जारी किया है बालिग का उम्र 18 वर्ष, तो समय के हिसाब से क्राइम बढ़ता गया, चेंज कर दिया। हमारा शास्त्र जो है तो ये कहता है 25 वर्ष। आप 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहें, पढ़ाई लिखाई करें, सेल्फ डिपेंड हों, अपने पैरों पर खड़े हो करके और कोई काम करिए, फिर अपना गृहस्थ जीवन बसाइए और जीवन का आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। इसके पहले एंजॉय के चक्कर में मत पड़िए बाबू, सब मिलेगा जीवन में, सब कुछ मिलेगा। तो सुखार्थिनों को तो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, इसको लिए हैं सुभाषित रत्नानी से है। उसी पाठ से है न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए, न राज्य के राज ले सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है। विद्या धन ऐसा है, सभी धनों में प्रधान धन है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और एक विशेषता देखिए, और धन अब खर्चा करेंगे तो कम होगा। अब विद्या ऐसा धन है, जितना ही खर्चा करेंगे उतना ही और बढ़ता जाएगा। अब बताइए, न चोर चुराएगा, न राज लेगा, न भाई बांटेगा, न भारी ही लगने वाला। ऐसा थोड़ा है कि 12 तक पढ़ लिए हैं तब 20 किलो का वजन हो गया है, बीए कर लेंगे तो 25 किलो का,
और एमए कर लेंगे तो 50 किलो कौन लेकर ढोता रहेगा, ऐसा तो बात है नहीं। क्या इसकी विशेषता है भाई विद्या की। तो एक श्लोक इसको लिए हैं, और अंतिम है जयंति ते महाभागा जन सेवा डॉट करके ये शाम कीर्तितनो क्वचित। मदन मोहन मालवीय वाले पाठ से ही है, इस श्लोक से लिए हैं। इसको खास करके आप देख लीजिएगा, और जिसमें महत्वपूर्ण जो पाठ है उसको हम पढ़ाएंगे आपको। आगे आपका है मुहावरा, 9वां प्रश्न है मुहावरा। इसमें कुछ मुहावरों को लिए हैं। 2 नंबर का मुहावरा होगा। पहला, ईद का चांद होना। अब ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, मान एक वस्तु चाहने वाले अधिक। अच्छा, उल्टी गंगा बहाना। अब है नियम के विरुद्ध कार्य करना, इसका अर्थ है उल्टी गंगा बहाना। भाई गाँव में लोग कहते भी हैं ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। और चौथा मुहावरा है चोर की दाढ़ी में तिनका। अर्थात जो चोर होता है, जो दोषी व्यक्ति होता है, वो हमेशा सशंकित रहता है। आप सच्चे हैं, पक्के हैं तो आप सीना तान के खड़े रहते हैं, कोई डर नहीं। और जहाँ आपके अंदर कोई कमियां होती हैं तो आप हमेशा सशंकित, डरे सहमे रहते हैं। क्या पता कहीं जांच में हम पकड़े ना जाए, क्या पता गलती हम किए हैं कहीं कोई जान न ले। इसमें से एक करना होगा। अब इसका अर्थ लिख देंगे तो 1 नंबर, और प्रयोग वाक्य प्रयोग कर देंगे तो 1 नंबर, कुल मिला के 2 नंबर। आगे 10वां है निम्न शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो दो तरह से दे देगा। एक तो शब्द देगा, उसका संधि विच्छेद करना होगा, या फिर संधि दिया रहेगा और उसके 4 विकल्प। अब खासकर ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। जैसे दे दिया मध्वरी, मध्वरी दे दिया, और उसका 4 विकल्प दे दिया। इसमें मधुधन अरी, मधुधन वरी, मौधन ध्वरी और मध्वधन री इत्यादि, जो कुछ भी है 4 दे देगा। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सही है। तो मध्वरी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा मधु धन अरी। वह होगा, मैं लिख दूं इसको, मधुधन अरी। यह है मध्वरी। ये बहुत बार पूछा है। दूसरा है जयति शब्द का संधि विच्छेद है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। जा धन यति, जो धन यति, जे धन अति, जय धनती। इसका लेकिन सही होगा जे धन अति, जे धन अति। इसका होगा जयति। लिख दें तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे बोल भी देते हैं जे धन अति जयति। तीसरा है नयनम। नयनम ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें 4 ऑप्शन देगा। इसका सही होगा ने धन अनम, ने धन ने धन अनम, अनम नहीं, दे धन अनम। नयनम, म में हलन तो जरूर लगाइएगा। ने धन अनम बराबर नयनम।
आगे है आपका ए विभक्ति और वचन वाला। तो विभक्ति और वचन में आपको एक शब्द लिए हैं नाम भी। तो नाम भी, उसमें भी 4 ऑप्शन देगा। ऐसे मान लीजिए तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, या पंचमी विभक्ति एक वचन, ऐसे दे देगा। आपको उसमें सही पर टिक करना होगा। एक शब्द है नाम भी, ये शब्द है नाम भी। इस नाम भी का सही जो उत्तर होगा तृतीय बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। और आप आंसर जब लिखिए कॉपी में, तो अगर इस तरह से लिखे, नाम भी लिख करके लिखे तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो सबसे अच्छा होगा। खैर अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो अब पता चल जाएगा, दिया रहेगा। अगला एक है प्रश्न है नामनी। नामनी में विभक्ति और वचन बताना है आपको, शब्द रूप से है। तो विभक्ति और वचन नामनी का होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। नामनी, नामनी का होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। लिख दे क्या, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न 11वां, शब्द युग्म की सही अर्थ चयन कीजिए। तो शब्द एक जैसे देंगे, अब उसका अर्थ भी दिया रहेगा, लेकिन आपको चयन करना होगा। जैसे अविराम अभिराम, अविराम अभिराम, अब दे दिया है इसमें दे लगातार और रुचिकर, बिना रुक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, 4 ऑप्शन है। इसमें सही ऑप्शन आपका होगा अविराम और अभिराम का। अविराम माने होता है अनवरत, अविराम मतलब अनवरत, और अभिराम माने आकर्षक। तो जब भी अविराम और अभिराम आवे तो आप इसको अनवरत और आकर्षक लिखिएगा। अब देखिए ऑप्शन ये भी देगा सुंदर और आकर्षक, अब दोनों का अर्थ एक ही चीज है, तो आप समझेंगे कि सुंदर है ये है और आकर्षक है तो इसको लगा देते। नहीं, अब ये भी तो देखना है कि पहले क्या दिया है। तो पहले दिया है अविराम, तो अविराम का मतलब अनवरत। दूसरा है अभिराम, तो अभिराम का मतलब आकर्षक। ऑप्शन में दे देगा आकर्षक और सुंदर, तो आकर्षक सुंदर तो है, दोनों का अर्थ तो दे रहा है, लेकिन क्रम से नहीं दे रहा है, इसका ख्याल करिए। तो अनवरत और आकर्षक होगा। दूसरा है पुरुष परुष, पुरुष परुष, तो पुरुष और परुष का सही आंसर होगा आदमी और कठोर। मैं पुरुष माने आदमी और परुष माने कठोर। अब कोई और आंसर दे देगा कठोर और पुरुष, तो आप सोचो कि तो दे ही, तो दोनों तो दे ही रहा है, इसका ख्याल करना है आपको, घबराना नहीं है ऑप्शनल में। नर और नारी, ये आसान है, नर नारी तो आप बना ही लेंगे। आदमी और नहीं आदमी और कठोर पुरुष और परुष का है, ये ऑप्शन था नर और नारी। अगला है निम्न में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक ही शब्द है, 2 अर्थ लिखना है। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द ले लिए अज, दूसरा लिए गुण, तीसरा लिए अर्क, चौथा लिए द्विज। अब ऐसे मान लो अज, अब अज का 2 अर्थ हो गया। अज माने जिसका जन्म न हुआ हो, एक अर्थ हो गया, और दूसरा अज माने बकरी हो गया। ऐसे मान लीजिए अर्क है, एक अर्क माने सूर्य हुआ, एक अर्क माने मादार हुआ। इस तरह के एक ही शब्द के 2 अर्थ 3 अर्थ भी होते हैं, तो ऐसा प्रश्न देगा। और ग निम्न वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करें, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे जिसकी कल्पना न की जा सके,
एक एक नंबर का है। जिसकी कल्पना न की जा सके तो अकल्पनीय, अकल्पनीय। अब कल्पना रहित भी दिया होगा, कल्पनाहीन दिया होगा, कल्पना युक्त दिया होगा, लेकिन सब आप उसको ध्यान न दीजिए। इसका सही आंसर होगा जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय। दूसरा प्रश्न लिए हैं जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। इसका सही आंसर है जिज्ञासु। अब जानकार भी देगा, अब उसे जानने की इच्छा, जानकार तो जानकार मत लगाइए, जिज्ञासु। अगला प्रश्न इसी से होगा, निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्य दिया रहेगा, उसको शुद्ध करना होगा। उसमें तो किसी में मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, किसी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो जैसे कि कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, इसको शुद्ध करके लिखना है। दूसरा है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। अब लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, भाई लक्ष्मीबाई वीर महिला, स्पेशल वीर महिला का क्या मतलब है? भाई लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। तीसरा है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। आपको सुन के भी लग रहा है कि भाई अद्भुत, मतलब कि देखने में अच्छा नहीं लगा, सुनने में अच्छा नहीं लगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, इसका सही होगा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। और अगला है गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है। अब गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है या था, जो भी है, तो गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या, तो इतना सब हमको बढ़ाने की क्या जरूरत है? गौतम की पत्नी अहिल्या है, सीधा बात। 12वां प्रश्न है रस से। तो इसमें हमने लिया है, जो पिछले बार पूछ लिया उसको छोड़ दिए हैं, यह ज्यादा आने के चांस है। करुण अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। मतलब करुण रस का और वीर रस का कम से कम 2 रस का आप बढ़िया से परिभाषा याद कर लीजिए और एक उदाहरण याद कर लीजिए। अब मान लीजिए कि भाई 9, 2, 11 रस हैं। 9 तो भाई पहले से ही हैं, 2 रस बाद में विद्वानों ने जोड़ा है। तो आपको मान लो जहाँ 11, 12 रस हैं, वहाँ पर तो कम से कम 2 आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो करुण और वीर रस ज़्यादा आने के चांस बन रहे हैं, उसको आप परिभाषा सहित, उदाहरण सहित परिभाषा याद कर लीजिए। अलंकार में आइए, तो श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण। मतलब श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उदाहरण भी आपको याद करना है। अब देखिए, जो इधर के जो अलंकार याद कर लेंगे, शब्द अलंकार वाले में थोड़ा आसान आपको लगेगा, अर्थ अलंकार वाले में थोड़ा कठिन है। लेकिन यह आप सब 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े हैं, यही आसान रहता है और ज़्यादातर 10 में से एक आ ही जाता है। तो श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। छंद से आइए, दोहा अथवा कुंडलियाँ। दोहा अथवा कुंडलियाँ, इसका भी परिभाषा और उदाहरण देना है। तो हाई स्कूल में तो आसान कर दिया है कि बस केवल बहुविकल्पी में दे रहा है, लेकिन इंटर में बहुविकल्पी में नहीं देगा। इंटर में आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना ही पड़ेगा। और यह है कि बाद वाले जितने आप पढ़ेंगे ना, छंद जो मात्रिक छंद है थोड़ा आसान है, और वही वर्णिक छंद कठिन है। अब मान लीजिए उधर के हैं बसंत तिलका है, उपेंद्र बजरा है, इंद्र बजरा है, ये सब उधर चलेंगे तो थोड़ा आपको कठिनाई लगेगा। लेकिन ये तो कम से कम आपको आसान है, दोहा और कुंडलियाँ, जिसका परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिए। बाकी इस पर भी वीडियो बन जाएगा, हम अपने तरीके से थोड़ा पढ़ा देंगे हम आपको। अगला प्रश्न 13वां है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगरपालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। मतलब एक पत्र आएगा, एक पत्र भी आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। तो ज़्यादातर पत्र तो आजकल वही चलेंगे ना, जो भाई जिस समस्या से हम ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, जैसे बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है, तो इस तरह के चीज़ें
को ज़्यादा फोकस सब करते हैं पेपर वाले, तो मुझे लग रहा है कि साफ़ सफाई अपने गली मोहल्ला में जो साफ़ सफाई है उसको करने के लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। या फिर मान लीजिए कि लिपिक पद हेतु हिंदी में प्रपत्र शैली में एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब एक बैंक के तो एक ही हो गया, या फिर एक बैंक के पास आपको पत्र लिखना पड़ता है बैंकिंग सेवा के लिए। मान लीजिए आप पढ़ लिए इंटर, आपको BA BSc करना है या फिर आगे कोई टेक्निकल डिग्री लेना है, तो उसमें दे देगा कि आपको आगे कक्षाओं की पढ़ाई के लिए बैंक से कुछ रुपयों की ज़रूरत है, इस पर एक पत्र लिखिए। तो एक शाखा प्रबंधक के पास आपको पत्र लिखना पड़ेगा। उसमें मान लीजिए सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक या जिस बैंक के पास दे दिया, बाकी सब। और अंतिम प्रश्न है आपका निबंध, जो आपको अपने भाषा में लिखना है। इसमें हमने विषय लिया है साहित्य और समाज, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारतीय समाज में नारी की स्थान, नारी का स्थान, और एक मेरे प्रिय कवि। अब प्रिय कवि में तुलसीदास या रामधारी सिंह दिनकर या स्मितानंदन पंत, आपका जो हो। तो एक प्रश्न ज़्यादा तो पूछा है, हमने देखा है कि मेरा प्रिय साहित्यकार या मेरा प्रिय कवि, और एक ऐसा यह प्रश्न है, ऐसा ही निबंध है कि आप जिसको याद किए हैं, भाई आपका प्रिय कवि पूछ रहा है, मान लीजिए मेरा प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं, तो कोई जरूरी है कि हम प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं तो तुलसीदास जी के बारे में लिखेंगे। आपका प्रिय कवि हो सके कहीं पंत हो, निराला हो, तो आप अपने हिसाब से उसको लिख डालिए। तो मान लीजिए पहले तो हमने जो विषय लिया है 5 छोड़ देगा, 5 में 1 करना है, ये मौलिक अभिव्यक्ति है। अब ये भी नहीं कि एकदम जो विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया है या किताब में दिया है पूरा लाइन बाय लाइन याद कर रहे हैं, छाप रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। उसको माइंड में बैठाइए, क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, आप उसको अपने भाव अभिव्यक्ति से उसको उसमें लिखिए। हाँ, लेकिन लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि 1 पेज लिख दिए या 9 नंबर मिल जाते, 1 पेज में तो नंबर नहीं मिलेगा। निबंध के लिए तो थोड़ा तो चाहिए, 2-3 पेज तो कम से कम आपको लिखना ही चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब उसमें एकदम एग्जैक्टिव लिख रहे हैं, एकदम सही सही लाइन बाय लाइन, क्या ट्रांसलेशन बनाना है क्या कि एकदम लाइन बाय लाइन ग्रामेटिकल नियम का पूरा उसमें फॉलो करना है क्या, जो वही होगा। आप अपने विचारों को उसमें दीजिए, उस विषय से संबंधित आपके विचार भी चलेंगे। और देखिए, जब आदमी एकाग्र होकर चिंतन करता है ना, पढ़ता है ना, तो किसी विषय पर आप लोग इतने अब दुधमुहा बच्चा नहीं हैं कि आप नहीं सोच पाएंगे। आप नारी की समस्या पर भी लिख सकते हैं या पर्यावरण प्रदूषण पर भी लिख सकते हैं, तो एकदम आम विषय पर्यावरण प्रदूषण तो कोई लिख सकता। आतंकवाद आजकल का एक समस्या है, तो इस पर भी। और भारतीय समाज में नारी का स्थान, मेरा प्रिय कवि। इस प्रकार से हम 5 विषय लिए। एक बार पुनः आपसे हम बोल देते हैं, साहित्य और समाज, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है आतंकवाद कारण और निवारण, भारतीय समाज में नारी का स्थान। अब नारी से संबंधित और भी शीर्षक दे सकता है, जैसे मान लीजिए महिला सशक्तिकरण, या भारतीय समाज में नारी की भूमिका, ये सब शीर्षक है। तो आप मत सोचिएगा कि हम तो नारी के स्थान के याद किए हैं, नारी की भूमिका पूछ रहा है, तो बात तो वही हुआ ना। अच्छा, फिर ये सब सोचे कि ये नारी सशक्तिकरण कह रहा है, इसका मतलब क्या? अरे वही चीज़ है, नारियों को मजबूत बनाना। सशक्तिकरण का मतलब क्या है? मजबूत बनाना, मुख्य धारा में लाना। अब प्रिय कवि दे देगा तब तो एकदम ठीक है, क्योंकि आप किन्हीं कवियों का जीवन भर से याद किए रहते हैं, कोई लिख सकते हैं अगर अंतिम में। हाँ बाबू, लेकिन एक बात आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि हर हाल में निबंध में लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा। अब कोई सोचे कि इस तरह से क्या लिखें, तो इस तरह से नहीं लिखे तो सही 4 लाइन लिख के 9 नंबर नहीं ले पाएंगे। 5 लाइन लिख के सही 5 लाइन लिखें या सोचें कि हमको मिल जाए 9 नंबर, तो नहीं मिलेगा बाबू। और 2-3 पेज आप थोड़ा उसमें कुछ अलग मटेरियल मसाला लगा के लिखते हैं तो नंबर मिलेगा, क्योंकि आपके क्षमता को देखना है एग्जाम में, और कोई किसके पास शब्दावली कितने हैं, कितने लिख सकता है। तो हर हाल में लिखने का भाई प्रैक्टिस कर लीजिए। और वैसे हम
आपकी परीक्षा से पहले एक और वीडियो बनाएंगे। एक तो पढ़ाने वाला जो मुख्य इसको पढ़ा देंगे, और एक परीक्षा लिखने का तरीका क्या होगा। मतलब उसमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आंसर लिखते हैं और जांच करने में दिक्कतें होती हैं, तो उसके बारे में भी हम एक और बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका इंटर का ये प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। ये साहित्यिक वालों के लिए भी है, बस थोड़ा साहित्यिक वालों में चेंज है कि इसमें धातु रूप आ जाता है और कुछ संधि में वो संधि बढ़ जाता है। संधि के नियम उसमें संधि दिए रहता है साहित्यिक हिंदी वालों के लिए, तो संधि के सूत्र को व्याख्या करना होता है। तो वही सब सामान्य वालों में ये सब नहीं देता है, तो थोड़ा सा कम रहता है सामान्य वालों के लिए। साहित्य वालों के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा रहता है, लेकिन साहित्य वालों के लिए भी काम देगा जो मैंने गेस करवाया है, जो मॉडल पेपर लेके हम आए हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।